हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिनिशर्स यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, लूसेंट की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज की जो ये वीडियो होगी दोस्तों 26 पेज नंबर से 32 पेज नंबर तक की जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो आप लोगों के सामने की जाएगी। लूसेंट जो बुक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। खास तौर पे अगर मैं HSSC के एग्जाम्स की बात करूं या ऐसे एग्जाम्स की बात करूं जहां पे जीके का पोर्शन काफी ज्यादा पूछा जाता है, वहां पे 60 to 70% क्वेश्चन जो हैं वो लूसेंट से डायरेक्ट आप लोगों के पूछे जाते हैं। ये लूसेंट सीरीज खत्म होने के बाद HSSC के 2014 से लेके 2020 तक के जितने भी पेपर आपके हुए हैं, उन सभी में जो जीके का पोर्शन आया है, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 25 पेज नंबर पे हम राष्ट्रकूट पे पहुंच चुके थे। राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था दोस्तों, दंती दुर्ग था, ये हम देख चुके थे। राजधानी मनकिर थी इसकी, या फिर मान्यखेड़ जिसको आप बोलते हो। वर्तमान में मालखेड़ शोलापुर के जो आस पास है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कुछ कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, ये इसके प्रमुख शासक थे। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों कृष्ण प्रथम ने कराया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था और गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। आज एंशिएंट हिस्ट्री हम इस वीडियो में कवर करेंगे 26 से लेकर 32 तक। उसके बाद हमारा मिडविल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। ये बात याद रखनी है आपको। इसके बाद याद रखनी है कि आदि पुराण के रचनाकार जो जिनसेन हैं, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघवर्ती के लेखक सत्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछा जा सकता है कि अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? तो तुंगभद्रा नदी में उन्होंने जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया था। किसने? अमोघ वर्ष ने। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी जो है वो भारत आया था और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक जो है वो कहा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक दोस्तों कृष्ण तृतीय था। ये बात याद रखनी है आपको। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो पूछा जा सकता है कि शांति पुराण की रचना किसने की थी? तो शांति पुराण की रचना दोस्तों पोन कवि ने की थी। ये जितने भी हम वंश देख रहे हैं या जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों उनका शासक याद रखना है हमें। साथ ही साथ सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ वो, और अंतिम शासक कौन हुआ वो, और बीच बीच में किसी बुक का नाम है कि वो किसने लिखी थी या फिर दरबारी कवि कौन था। इन बातों से ही क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। एरोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण जो है दोस्तों वो राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन कितना अच्छा बन सकता है कि एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 यानी कि 34 शैलकृत गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक होते थे। और राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बचने और इस्लाम को अपना धर्म की प्रचार करने के लिए जो है वो परमिशन उन्होंने उनको दी थी दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपके पास चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों तैलप द्वितीय ने की थी, जिसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। कुछ प्रमुख शासक हैं, तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, ये आदि चालुक्य वंश के जो हैं वो प्रमुख शासक हैं। और सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक दोस्तों विक्रमादित्य 6 होता था। विल्हण और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 दरबार में ही रहते थे और विक्रमादित्य चरित की रचना विल्हण ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। विक्रमादेवचरित की रचना किसने की थी दोस्तों? तो विल्हण ने देवचरित की रचना जो है वो की थी। इसमें जो है विक्रमादित्य 6 के जीवन पर पूरा प्रकाश डाला गया है, बताया गया है कि वो कैसे थे, बचपन कैसा था, क्या क्या उन्होंने किया, इन सभी चीजों के बारे में विक्रमादेव चरित में व्याख्या की गई है। किसके द्वारा दोस्तों? विल्हण के द्वारा। वैसे विल्हण और वैसे ही विक्रमादेव चरित बनता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। चालुक्य वंश में वातापी के बारे में बताते हैं कि जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी को बनाया जो बीजापुर के पास थी। और इसके कुछ प्रमुख शासन थे, पुलकेशिय प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य आदि इसके जो है
प्रमुख शासक थे और इसके सबसे प्रतापी राजा जो था वो पुलकेशिन द्वितीय होता था दोस्तों। महाकूट स्तंभ लेख से यह प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया करता था और जिनेंद्र का गेमुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनाया था। तो जिनेंद्र का मेगुती मंदिर, जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जा सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन को हराकर धारण की थी। या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसने दक्षिणाथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से ही है दोस्तों। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का जो निर्माण करता था, जिसने वातापी को बनाया था, कीर्तिवर्मन को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वातापी का निर्माण करता, बनाने वाला वातापी को कौन था? कीर्तिवर्मन था। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने स्कलोत्तर की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था। और इस अभियान की जो सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। विक्रमादित्य सेकंड की पहली पत्नी जो है वो लोग महादेवी ने पत्तगल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनवाया था और उसकी दूसरी पत्नी जो थी त्रिलोका देवी, उसने त्रिलोकेश्वर मंदिर बनवाया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की जो है वो स्थापना की थी। चालुक्य वंश में बेगी के बारे में जो बात बताई जाती है, बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है दोस्तों विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी जो है वो बेंगी थी। ये दो बातें आप लोगों को चालुक्य वंश बेगी के बारे में याद रखनी है कि बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है दोस्तों वो विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो बेंगी थी। चोल में 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के जो है दोसांशेषों पर स्थापित हुआ था और इस वंश के संस्थापक जो है वो विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी जो थी तांजाय थी। तो चोल वंश की राजधानी पूछी जाए तो दोस्तों चोल वंश की राजधानी जो है दोस्तों वो तांजाय थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर उन्होंने बनवाया था। चोलों का जो इंडिपेंडेंट किंग था, स्वतंत्र राजा था, वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। स्वतंत्र राज्य, स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, चोलों का इंडिपेंडेंट एक अलग से राज्य जो है वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था, बनाया था। पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने कोंडद्राम की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था और चोल वंश का अंतिम राजा आप लोगों को ध्यान रखना है राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का लास्ट किंग, अंतिम राजा जो है वो राजेंद्र तृतीय था। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था और कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था और कालांतर ने वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और प्रतिष्ठित किया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम कहते थे और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुदरन कहते थे। संपूर्ण पूरा का पूरा जो चोल साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में डिवाइडेड था, जिसमें प्रांत को मंडलम कहा जाता था और मंडलम कोटर नाडु में एक नाडु में कई कुरुमों में विभक्त था, डिवाइडेड था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर कहते थे और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी और सभा या महासभा, इसके बारे में बताया गया है कि मूलतः अगर हारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसमें सदस्य को पेरुमकल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने जो उनके कार्य होते थे उनको संचालित करती थी और सभा की बैठक जो है वो गांव के मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे और तालाब के किनारे पे होती थी और व्यापारियों की सभा को जो है वो नगरम कहते थे।
चोल काल में जो जमीन से जो टैक्स आता था, जमीन से जो उपज हुई उसके ऊपर जो टैक्स है उसका 1/3 भाग वो टैक्स हुआ करता था। और गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम और दान की गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था दोस्तों पदाती सेना। तो पूछा जा सकता है चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था, तो पदाती सेना सबसे संगठित अंग था चोल सेना का। चोल काल में काशू सोने के सिक्के थे। और इसके अलावा आप लोगों को इसमें चोल में ध्यान रखना है, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो है वो कावेरी पट्टनम होता था। और बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, एक इकाई के रूप में वर्क करता था, एक इकाई के रूप में उसको बनाया गया था, उसको तनियर कहा जाता था। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी पहले उरयू, तांजोड़, गंगैकोंड, चोलपुरम और काची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करता था, कौन सी समिति करती थी, तो बगान समिति जो है वो चोल काल में रक्षा करती थी किसकी दोस्तों, सड़कों की। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। ये जो थे बड़े बड़े बिजनेसमैन बोल सकते हो या फिर व्यापारियों के ग्रुप्स बोल सकते हो, व्यापारी समूह बोल सकते हो। विष्णु के उपासक को अलवार और शिव के उपासक को नैनार संत कहते थे। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना दोस्तों भिल्लम पंचम ने की थी और इसकी राजधानी जो थी वो देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहण हुआ। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, घुटने टेक दिए थे और अपनी हार मान ली थी। नेक्स्ट है दोस्तों होयसल वंश के बारे में आपको याद रखना है कि द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और इसकी राजधानी आपको द्वार समुद्र याद रखनी है। कदम्ब वंश के बारे में आपको याद रखना है कि स्थापना मयूर शर्मन ने की थी कदम्ब वंश की, और इसकी राजधानी जो थी दोस्तों वो वनवासी थी। गंग वंश के बारे में संस्थापक याद रखना है दोस्तों, ब्रजहस्त पंचम जो है वो गंग वंश का संस्थापक था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के पहले शासक जो थे वो कोंकणी वर्मा थे और दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक जो है वो माधव प्रथम। इसके बारे में आपको ये बातें याद रखनी है। काकतीय वंश के बारे में याद रखनी है दोस्तों आपको, उसका संस्थापक बीटा प्रथम, जिन्होंने नागालैंड में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंडा थी। इसके बाद इस वंश का काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति को याद रखना है आपको। और इसके बाद आपको याद रखना है कि गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी, यानी ट्रांसफर कर लिया था। अंतिम शासक याद रखेंगे प्रताप रुद्र था इसका, 1295-1323। डेट याद रखने की जरूरत इतनी खास नहीं है, बट लास्ट शासक और फर्स्ट शासक आपको याद रखना है, बीटा प्रथम एंड प्रताप रुद्र इसके लास्ट शासक। सीमांतवर्ती राजवंशों का अभ्युदय, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक दोस्तों गोपाल। इस वंश की राजधानी जो है वो मुंगेर थी एंड गोपाल जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये चार बातें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। पाल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, गोपाल था। इस वंश की राजधानी जो है दोस्तों वो मुंगेर थी और इसमें ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना की थी। और जो गोपाल थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये चार बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है पाल वंश के बारे में। एंड पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, ये हो गया। गणित नाम साहित्य विद्या का विकास, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बस चार मोटी मोटी पाल वंश के बारे में, संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर एंड बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। सेन वंश के बारे में पता लगता है कि स्थापना जो है सामंत सेन ने राड में की थी। इसकी राजधानी जो है सेन वंश की वो है दोस्तों नदिया। एंड इसके बाद इसके बारे में याद रखेंगे आप, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ये बातें जो हैं आपको सेन वंश के बारे में याद रखनी है। कश्मीर के राजवंश के बारे में पता करना है आपको, तो पहला पॉइंट आता है कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम के कुछ इस प्रकार हैं। पहले कोकराकोट वंश आया था, उत्पक वंश आया था और फिर लोहार वंश आया था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने ही करवाया था। और इसके बाद अवंती वर्मन के अभियंता सुये ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, नहरें बनवाई थी सुये ने सिंचाई करने के लिए खेतों में।
एंड उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक दोस्तों संग्राम राज नाम था उनका, जो लोहार वंश के संस्थापक थे। एंड संग्राम राज के बाद जो आए वो अनंत आए, और इनकी पत्नी सूर्यमली ने प्रशासन को सुधारने में उनकी सहायता की थी। लोहार वंश का शासक दोस्तों हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं में ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। तो पूछा जा सकता है हर्ष का आश्रित कवि कौन था। आश्रित का मतलब अपने पास आश्रय देना, किसी को अपने पास जगह देना। तो हर्ष ने उसको जगह दी थी, आश्रय दिया था। तो हर्ष का आश्रित कवि जो है वो कल्हण बताया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कामरूप का वर्मन वंश के बारे में आपको याद रखना। 4वीं शताब्दी में मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ था। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था, और इसकी राजधानी जो है वो प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमें जो बात याद रखनी है, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक होता था। ये बात याद रखेंगे, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक होता था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा दोस्तों मिहिर भोज हुआ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार वंश का सबसे ज्यादा पावरफुल राजा जो है, किंग जो है वो कौन हुआ दोस्तों, मिहिर भोज हुआ था। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल किसके राजशेखर प्रतिहार शासक राजशेखर प्रतिहार किसके दरबार में रहते थे, तो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। और इस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा दोस्तों यशपाल 1036 ईस्वी तक था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। गढ़वाल राठौर राजवंश के बारे में बातें याद रखनी है दोस्तों। गढ़वाल वंश का संस्थापक जो है जो चंद्रदेव था। राजधानी जो है वो इसकी वाराणसी थी। सबसे शक्तिशाली राजा जो था इस वंश का वो गोविंद चंद्र था, और मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्तरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई थी। और इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों वो जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला था। चाहमान या फिर चौहान वंश के बारे में बातें पता लगती है कि चौहान वंश का संस्थापक जो है दोस्तों वो वासुदेव था, और इस वंश की स्टार्टिंग की राजधानी जो है वो अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे इसकी राजधानी बना दिया था। सबसे शक्तिशाली राजा की अगर बात की जाए इस वंश के, तो अनुराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विचलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की जो है वो रचना की थी। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो पूछा जाए आप लोगों से कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान इसका पृथ्वीराज तृतीय जो है इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तराइन के पहले युद्ध का टाइम याद रखेंगे 1191। तराइन के दूसरे युद्ध का नाम याद रखेंगे, टाइम याद रखेंगे 1192। 1191 के तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1 साल के बाद 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। यानी कि एक बार पृथ्वीराज जीतता है पहले मैच में, और दूसरे मैच में जो है मोहम्मद गोरी जीतता है। परमार वंश का संस्थापक दोस्तों उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी, और परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो राजा भोज था। ये बातें आपको परमार वंश के बारे में याद रखनी है। और भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, ये पॉइंट याद रखना है। और इस मंदिर के परिसर संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया था। एंड भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर नगर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों चंदेल वंश के बारे में याद रखेंगे कि प्रतिहार साम्राज्य के पतन यानी कि डाउनफॉल के बाद, प्रतिहार साम्राज्य जब खत्म हो गया, उसके पतन के बाद बुंदेलखंड की जो धरती थी, भूमि थी, उस पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। एंड बुंदेलखंड का प्राचीन पुराना नाम जो है जिजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक है दोस्तों नन्नुक 831 ईस्वी। इसकी राजधानी खजुराहो है, और प्रारंभ में इसकी राजधानी जो है वो कालिंजर महोबा थी। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में कुछ आपको याद रखना है। अंतिम शासक, चंदेल वंश का अंतिम शासक जो है वो परम द्रिदेव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी।
नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों सोलंकी वंश या फिर गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में बात आती है कि सोलंकी वंश का संस्थापक जो है वो मूल राज प्रथम था। राजधानी जो है वो अनहिलवाड़ थी एंड मूल राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। ये दो बातें, तीन बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और भीम प्रथम ने सामंत विमल में आबू पर्वत दिलवाड़ा और प्रसिद्ध जैन मंदिर उन्होंने बनवाया था। सोलंकी वंश का पहला शक्तिशाली शासक जो है वो जयसिंह सिद्धराज था, ये बात भी आपको याद रखनी है। एंड प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। उसके बाद सोलंकी वंश का अंतिम शासक याद रखेंगे भीम द्वितीय था। एंड भीम द्वितीय के सामंत लावण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की जो है वो बघेल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है दोस्तों कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में। कलचुरी वंश का संस्थापक जो है वो कोकल था, ये बात याद रखनी है, और राजधानी जो है वो त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था गांगेय देव, और जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और पूर्व मध्यकाल में सोने के सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद, यानी सोने के सिक्के जब बिल्कुल ही दिखने बंद हो गए थे, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले इसे प्रारंभ करवाया था। कलबुरी वंश के सबसे महान शासक कर्णदेव रहे हैं, और जिन्हें कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में ही रहते थे। तो पूछा जाए प्रसिद्ध कवि राजशेखर किस दरबार में रहते थे, तो कलचुरी दरबार में ही वो रहते थे। नेक्स्ट दोस्तों सिसोदिया वंश के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिसोदिया वंश के संस्थापक या फिर शासक सूर्यवंशी कहते थे खुद के, और जो सिसोदिया वंश के शासक होते थे वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे, और मेवाड़ की राजधानी आप लोगों को पता है क्या थी, चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो ये बातें थी दोस्तों कुछ हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जो हमने अभी तक देखी हैं। स्टार्टिंग में हमने की थी दोस्तों, जिसमें हमने देखा था भारत का इतिहास की उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक जो फैला हुआ है उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष या फिर भारत का देश इसको कहा जाता है। रहने वालों को भारतीय कहा जाता है। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। हमारे भारत का जो इतिहास है उसका अध्ययन है 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसमें से प्राचीन भारत हमने 6 से 7 वीडियोस में जो है वो कवर किया है, इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले हमने ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। 4 स्रोत है हमारे पास, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जहाँ पे हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसके अंदर 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 ऋचाएं होती हैं। साथ ही साथ हमने देखा यजुर्वेद के बारे में। स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सामवेद के बारे में जाकर देखा हमने, गाई जा सकने वाली ऋचाओं के कॉम्बिनेशन को, संग्रहण को हम सामवेद कहते हैं। उसका जो पाठ करता होता है उसको उदात्र कहते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में हमने पढ़ा दोस्तों। उसके बाद हमने ध्यान दिया यूनानी विदेशी जो हमारे देश में आए थे उनसे मिलने वाली जानकारी हमने देखी। टेकियस, हेरोडोटस, इतिहास के पिता हेरोडोटस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को। उसके बाद हमने मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस, टोलमी, प्लिनी, इन सभी के बारे में देखा। फिर हमने देखा दोस्तों चीनी लेखक जो हैं फाहियान, ह्यूएनसांग कहाँ पे कैसे कैसे आए थे, किसके दरबार में रहे थे, कि इन्होंने क्या लिखा था, एंड पुरातत्व संबंधी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने सिंधु सभ्यता से स्टार्ट किया था दोस्तों। रेडियो कार्बन C14 जैसी नई विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो सर्वमान्य तिथि जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम को दोस्तों BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम को दोस्तों AD यानी कि एनो डोमिनी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद दोस्तों हमने देखा मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा बहुत, और मेन पॉइंट्स हमने देखे। फिर हमने वैदिक सभ्यता स्टार्ट किया। वैदिक काल का विभाजन हमने देखा, डिवीजन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हुआ है। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों की भाषा जो है दोस्तों वो संस्कृत होती थी। एंड कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बाद हम पहुंचे जो दोस्तों महाजनपदों का उदय हमने देखा। बुद्ध के जन्म के पहले जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्य, कौशल ऐसे जनपदों में बटा हुआ था। फिर हमने देखा दोस्तों जैन धर्म, जिसके संस्थापक और पहले
तीर्थकर जो है वो ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी का जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए। जैन धर्म के बारे में पढ़ते पढ़ते दोस्तों हम पहुंचे थे फिर बौद्ध धर्म पे, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। लाइट ऑफ एशिया जिनको बोला जाता है। बचपन का नाम जिनका सिद्धार्थ था। 16 साल की आयु में उनकी शादी हो गई थी। उनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। कुछ इस तरीके से हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध की सभाएं हमने देखी। फिर हमने शैव धर्म के बारे में पढ़ा, शिव की पूजा करने वाले होते हैं शैव धर्म में। वैष्णव धर्म में हमने देखा क्या कुछ होता है। फिर हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा, जो हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के जो है वो संस्थापक थे। ईसाई धर्म हमने देखा, संस्थापक ईसा मसीह थे और इनकी प्रमुख मेन इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है ईसाई धर्म का वो बाइबल होती है। जेरूसलम के पास ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बेथलेहम नामक स्थान पर। एंड फिर हमने देखा मगध राज्य का उत्कर्ष, कौन कौन राजा आए। सिकंदर के बारे में हमने देखा दोस्तों। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा। बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था वो बिंदुसार था। उसके बाद हमने अशोक के बारे में देखा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है दोस्तों वो अशोक को माना गया। एंड अशोक के कुछ शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। उनको पढ़ने के बाद दोस्तों हम पहुंचे थे ब्राह्मण साम्राज्य पे। पुष्यमित्र, शुंग जैसे लोग हैं जो जिनके बारे में हमने पढ़ा। मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, जिन्होंने ब्राह्मण जाति के थे, जो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। और भारत के यवन राज्यों के बारे में हमने देखा दोस्तों। साथ ही साथ शक और कुषाण के बारे में देखा। कुषाण के बारे में देखने के बाद दोस्तों हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में देखा कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशंबी में हुआ था। एंड साथ ही साथ फिर धीरे धीरे चलते हुए हम आगे पहुंचे और आगे पहुंचते हुए हमने जैसे इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा। चंद्रगुप्त II के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के बारे में देखा, जैसे आर्यभट्ट, धवंतरी, परमगुप्त के बारे में। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ते हुए हम आगे चले और हमने ह्वेनसांग के बारे में देखा। साथ ही साथ फिर दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के प्रमुख राजवंश जो हैं, पल्लव वंश हो गया, चोल वंश हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, इन सभी के बारे में, चालुक्य वंश हमने देखा। एंड वातापी के बारे में, वेगी के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ते हुए दोस्तों आज हमने इस लेक्चर में हमारे प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो फिनिश कर दिया है। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो रिवीजन हम लोगों ने प्राचीन भारत इतिहास का किया है। नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों 33 पेज नंबर से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे भारत पर अरबों के आक्रमण से और देखेंगे कि किस किस राजा ने कैसे कैसे जो है वो आक्रमण किया और क्या कुछ हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।